हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी वीडियो देख रहा है। ओके, सो यहाँ पे जीएसटी की सीरीज़ में और एक नया टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए 4 से 5 पार्ट्स में हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, दिस टॉपिक है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे आपको पता होगा कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका मैकेनिज़्म ही इस तरह से बनाया जाता है कि जब हम सेल्स पे टैक्स पे करते हैं तब हमारे परचेज पे हमने जो टैक्स पे किया होता है उसका हमें क्रेडिट मिलता है। ठीक है, जनरली मिलता है, नॉट इन एवरी केस। ओके, तो वो जो क्रेडिट की है जो हम बात करेंगे उसे ही यहाँ पे जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला गया है। नाउ सबसे पहले एज ऑलवेज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास डेफिनेशन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की। गाइस ये आईएसडी ऐसा होता है, रीड ही कर लेते हैं, छोड़ो। आईएसडी मीन्स एन ऑफिस ऑफ सप्लायर। ओके, सप्लायर का ही एक पार्ट है, एन ऑफिस ऑफ सप्लायर विच रिसीव्स टैक्स इनवॉइसेस। ठीक है, जो सप्लायर के बिलिंग, सप्लायर के जो परचेस होते हैं उसके टैक्स इनवॉइस को रिसीव करता है अंडर सेक्शन 31 टूवर्ड्स इनपुट्स। ओके, एंड इशूज अ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट for the purpose of credit of GST to supplier having same PAN or that of the said office। ठीक है, अब गाइस देखो ये कौन से केस में होता है। जो गाइस बहुत बड़ी कंपनी होती है ना, जिनका बहुत सारे डिफरेंट उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गाइस हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर मैं आपको HUL का एग्जांपल दूँ तो गाइस उनके केस में उनके बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस है। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शंस में सेल्स होता है। अब गाइस ये सेल्स के लिए जो परचेस किया जाता है ना, ये इनका एक स्पेसिफिक परचेजिंग विंग है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, जो कि सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट्स है उनके लिए गुड्स परचेस करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो परचेस करता है तो बिल जो आता है वो जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है उसके पास आता है। लेकिन गाइस जब सेल्स होता है ना, तो डिफरेंट एंटिटीज़ के थ्रू ये लोग वो सेल्स शो करते हैं। तो गाइस वो सेल्स के सामने परचेस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको लेने के लिए वो जो एंटिटी है जो परचेस कर रही है वो अपने पास जो परचेस का क्रेडिट आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये जो सेलिंग एंटिटीज़ है उनको, तो उस केस में उसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। गाइस इसके लिए एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन भी लिया जाता है अंडर जीएसटी, और बाद में उनका जो मैकेनिज़्म है वो बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो वो प्रॉपरली ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर प्रॉपरली जो उसका सप्लायर है वो उसको यूज़ कर सकता है फॉर सेट ऑफ। ठीक है गाइस, तो ये हुआ आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। उसके अलावा जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एंड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गाइस एक्सपोर्ट पे तो आपको पता है उस पर कोई टैक्स लगता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्सेस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, इसलिए उसके ऊपर टैक्सेस लगते नहीं है। तो जीरो रेटेड सप्लाई में एक तो ये आएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और दूसरा सप्लाई टू एन SEZ डेवलपर और यूनिट। SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये भी गाइस एज गुड एज एक्सपोर्ट ही हो गया। ओके, नेक्स्ट। नाउ अगर मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूँ और मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो मेरे लिए क्या कंडीशंस और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, लेट अस फाइंड आउट। सेक्शन 16(1). ओके, सेक्शन 16 बात कर रहा है CGST एक्ट का सेक्शन 16। सेक्शन 16(1) कह रहा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू सेक्शन 49 शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ, ये देखिए जो मैं आपको बोल रहा था ना, शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए वो जो परचेजिंग करते हैं और तो उस परचेज पे जो उन्होंने जीएसटी पे किया है उसका वो क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। गाइस ये जो एलिजिबल क्रेडिट होता है जितना लिया जा सकता है तो वो उनके जो जीएसटी का सिस्टम है gst.gov.in, वहाँ पे उस सप्लायर का जो एक लेजर बनाया गया है जिस लेजर में ये क्रेडिट को, इस अमाउंट को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 16(2). द ITC शुड नॉट बी अवेल्ड अनलेस, लेकिन गाइस कुछ कंडीशंस है जो कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही ITC लिया जा सकता है।
तो फर्स्ट ही इज़ इन पोजेशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस, तो गाइस आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए अगर आपको आईटीसी लेना है तो। सेकेंड, ही हैज़ रिसीव्ड द सप्लाई, वो गुड्स जो है वो एक्चुअली आपने रिसीव किए हैं, ठीक है। तीसरा, सब्जेक्ट टू सेक्शन 41 द टैक्स चार्ज ऑन सच सप्लाई हैज़ बीन एक्चुअली पेड आइदर इन कैश और आईटीसी। तो गाइस दूसरा कि वो जो आपका परचेजिंग है उसके ऊपर जो टैक्स था वो एक्चुअली पेड हुआ है गवर्नमेंट को, ठीक है। देखो क्या होता है, हम तो परचेज करके जो हमारा बिल अमाउंट होता है जिसमें कि जीएसटी भी इंक्लूड होता है वो हम पे कर देते हैं सामने वाली पार्टी को, लेकिन वो सामने वाली पार्टी ने गवर्नमेंट के पास वो पैसा सबमिट किया या नहीं किया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट नंबर सी जो 16(2)(c) में दिया गया है, सब्जेक्ट टू 41 द टैक्स चार्ज ऑन सच सप्लाई हैज़ बीन एक्चुअली पेड, मतलब अपना जो सप्लायर था क्या उसने वो टैक्स का अमाउंट एक्चुअली गवर्नमेंट को पे किया है, तभी आईटीसी ले सकते हैं। अब गाइस इसका है ना प्रैक्टिकल से, अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे ना, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या जीएसटी प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनसे आप कभी पूछोगे ना तो वो आपको बताएंगे कि इसका एक प्रैक्टिकल जो इफ़ेक्ट है वो बहुत बड़ा है इस स्टेटमेंट का। क्योंकि देखो गाइस क्या होता है, हर एक बिजनेसमैन अपने अपने रिटर्न्स फाइल करवाता है, ठीक है, सीए से करवा देता है या जीएसटी प्रैक्टिशनर से करवाता है। अब गाइस हमें ये तो नहीं पता है ना, अब देखिए कितने सारे सप्लायर्स होते हैं, तो हम क्या एक एक सप्लायर को पूछते ही बैठेंगे क्या कि आपने जो टैक्स हमसे कलेक्ट किया था वो प्रॉपरली गवर्नमेंट को पे किया या नहीं किया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे प्रोविज़न तो गाइस यही है, तो हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चौथा, ही हैज़ फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, वो जो पर्सन जो आईटीसी अवेल कर रहा है वो अपने रिटर्न प्रॉपरली फर्निश कर रहा है, ठीक है गाइस। नाउ एक नोट है मेरे पास, व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स द पर्सन शैल टेक द आईटीसी ओनली ऑन रिसीप्ट ऑफ द लास्ट लॉट। उसके अलावा गाइस अगर आप जो गुड्स रिसीव कर रहे हो वो छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहे हो, ठीक है, पूरी क्वांटिटी एक साथ नहीं है, तो आपकी लास्ट क्वांटिटी जो लास्ट पार्ट है वो जब तक नहीं आएगा तब तक आप आईटीसी नहीं ले सकते। मतलब आपके पास पूरे गुड्स रिसीव हो जाए उसके बाद आप आईटीसी ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेयर द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू सप्लायर अदर देन आरसीएम सप्लाईज विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। अब गाइस अगर देखिए जो परचेसर है, ठीक है, जो परचेसर है उसने सप्लायर को पेमेंट ही नहीं दिया है विद इन 180 डेज, ठीक है, यहाँ पे आरसीएम की बात नहीं चल रही है, अदर देन आरसीएम, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस द आईटीसी अवेल्ड ऑन सच इनवॉइस शैल हैव टू बी रिवर्स। तो आईटीसी जो है वो रिवर्स करना पड़ जाएगा, सच इनवॉइस शैल हैव टू बी रिवर्स। अब गाइस ये भी प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल करते हैं उसके लिए ये ध्यान रखना पड़ता है, जब भी हम लोग जीएसटी क्लेम करते हैं अपने क्लाइंट की बिहाफ पे, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ क्लाइंट हम जब जीएसटी का क्रेडिट क्लेम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे क्लाइंट ने उन बिल्स का पेमेंट जो है वो सप्लायर को प्रॉपरली टाइम टू टाइम किया है या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो उनका जीएसटी रिवर्स हमें करना पड़ेगा, ठीक है। गाइस बहुत से लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, वो लोग फेक बिल्स इशू करते हैं एक दूसरे को ताकि वो लोग एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सके। तो उसी के लिए, उसी को रोकने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि भाई अगर आपने बिल इशू किया तो पेमेंट भी आपको आना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे स्पेशल पॉइंट जो है उसकी बात हमने की। उसके अलावा सेक्शन नंबर 16(3) इफ द डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट आईटीसी शैल नॉट बी अवेल्ड। अब गाइस अगर कोई फिक्स्ड एसेट होगा जो परचेज किया होगा आपने, और आपने गाइस उसमें जो परचेज अमाउंट प्लस आपका टैक्स अमाउंट वो दोनों मिलाकर आपने क्या किया था, देन सेक्शन 16(4) Section 16 subsection 4 ITC in respect of any invoice or debit note is not allowed after return under section 39। तो गाइस देखो अगर आपको, ठीक है, आईटीसी क्लेम करना है किसी इनवॉइस या किसी डेबिट नोट में आपको आईटीसी क्लेम करना है, तो उस केस में गाइस आप आईटीसी क्लेम करना है तो आपको विद इन टाइम लिमिट क्लेम करना पड़ेगा, और वो टाइम लिमिट है जो आप सितंबर मंथ का रिटर्न भरते हो, ठीक है, अंडर सेक्शन 39 आप सितंबर मंथ का रिटर्न भरते हो फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस बिलोंग और फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो गाइज आप जिस साल का आपका इनवॉइस है जिसमें से आपको आईटीसी क्लेम करना है उस साल के एंड के बाद नेक्स्ट ईयर के सितंबर के रिटर्न तक आपके पास टाइम है।
या फिर आपके पास टाइम है एनुअल रिटर्न तक, उस साल के एनुअल रिटर्न तक, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है गाइस, उसके बाद आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं रूल्स का डिस्कशन वहीं पे करता हूँ जहाँ पे रेलेवेंट होता है वो। ठीक है, तो रूल नंबर 36 यहाँ पे आईटीसी से रिलेटेड रूल है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। रूल नंबर 36, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस। आईटीसी से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स है। पॉइंट नंबर 1, द आईटीसी शैल बी अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो गाइस ये तो हमें पता ही है, इनवॉइस। उसके बाद इनवॉइस अंडर सेक्शन 31(3), ठीक है, आरसीएम वाला इनवॉइस। ठीक है, ये आरसीएम वाला इनवॉइस है और ये नॉर्मल इनवॉइस है। आरसीएम वाला इनवॉइसिंग में कैसा रहेगा, जो परचेसर है वो खुद ही टैक्स पे करेगा और खुद ही उसका क्रेडिट लेता है। ओके, तो इनवॉइस भी वो खुद ही बना लेता है। थर्ड, डेबिट नोट। उसके अलावा बिल ऑफ एंट्री हो अगर, ठीक है, अंडर कस्टम्स एक्ट, तो उससे भी आप क्रेडिट ले सकते हो क्योंकि उसमें भी आईजीएसटी आता है। और उसके अलावा आईएसडी जो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस या आईएसडी का क्रेडिट नोट या फिर उसका कोई डॉक्यूमेंट जो उसने 54(1) में बनाया है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताई ना, उसका डॉक्यूमेंट उसने इनपुट टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया होगा, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे भी क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, आईटीसी शैल बी अवेल्ड ओनली इफ ऑल द पर्टिकुलर्स कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो इन फॉर्म GSTR 2। तो कई सारे पर्टिकुलर्स जो है वो GSTR 2, मतलब ये एक कई रिटर्न होता है जिसमें कि सारे परचेज के डिटेल्स आते हैं। ओके, तो उसमें वो डिटेल्स होनी चाहिए, तभी आप आईटीसी ले सकते हो। उस पर्टिकुलर इनवॉइस या डॉक्यूमेंट के सारे डिटेल्स GSTR 2 में होने चाहिए। गाइस ये GSTR 2 जो होता है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कुछ परचेस किया था जिसमें जीएसटी था, तो गाइस अब बी मतलब जो सप्लायर है वो जब अपना रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें लिखेगा कि मैंने ये पर्टिकुलर जीएसटी नंबर वाला जो पर्सन है उससे इतना इतना टैक्स कलेक्ट किया है और उतना उतना आपको पे किया है, गवर्नमेंट को पे किया है, और इस तरीके से उनका मैकेनिज़्म बनाया गया है। तो उससे क्या होगा गाइस, जो ए ने परचेज किया था तो ए को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए वो ए के GSTR 2 फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली उनके मैकेनिज़्म के थ्रू, तब आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, नो आईटीसी टू बी अवेल्ड फॉर टैक्स पेड अंडर डिमांड रेज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। लेकिन अगर गाइस आपने किसी फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या फिर सपरेशन ऑफ फैक्ट्स किया होगा और उसमें आपने कोई टैक्स पे किया होगा तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ गाइस रूल नंबर 36। नेक्स्ट, रूल नंबर 37, रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन नॉन पेमेंट टू सप्लायर। अब गाइस जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, मैंने एक आपको नोट बताई थी यहाँ पे, देखिए ऊपर, कि 180 दिन के अंदर अगर आपने सप्लायर को पे नहीं किया तो आपका आईटीसी जो है आप नहीं ले सकते, और अगर आपने ले लिया होगा तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड रूल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, यस। An RD person who availed ITC but payment not made to supplier within 180 days of invoice shall furnish details of such supply. Unpaid amount credit availed in form GSTR 2 for month immediately following the period of 180 days. तो गाइस अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने पेमेंट नहीं किया है तो वो अपने GSTR 2 में ये शो करेगा कि मैंने इस बिल का पेमेंट जो है वो नहीं किया है। ठीक है, यस। सो उसके GSTR 2 में दिख रहा हो कि आपके नाम पे ये बिल बना हुआ था लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो आप जो है ये डिक्लेयर करेंगे और वो क्रेडिट नहीं लेंगे। ठीक है, सेकेंड, द अमाउंट ऑफ आईटीसी रेफर्ड टू इन वन अबाउ शैल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द मंथ इन विच द डिटेल्स आर फर्निश्ड। तो गाइज अगर वो क्रेडिट ऑलरेडी अवेल हो चुका है तो उतना अमाउंट जो है वो फिर से पे करना पड़ जाएगा, यानी अल्टीमेटली उसका नेट इफेक्ट यही आया कि आपको क्रेडिट नहीं मिला। नेक्स्ट, द आरडी पर्सन शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। अब गाइज इसमें क्या होगा, क्योंकि आपने पहले क्रेडिट लिया होगा तो, और जो क्रेडिट बाद में 3-4 महीने बाद जब 180 डेज ख़त्म हो गए तब वो रिवर्स हो गया। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोले कि तुरंत ही क्रेडिट ले लिया था और 180 डेज के बाद ये क्लियर होता है कि आपने पेमेंट किया ही नहीं, मतलब आपको वो क्रेडिट मिलना ही नहीं चाहिए था।
तो उस केस में क्या होगा कि वो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। और आपने जब से क्रेडिट अवेल किया है, देखो इसका मीनिंग तो यही है ना कि आपने शॉर्ट पेमेंट किया है, तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। उसके अलावा द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना इस सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, ठीक है। ये जो टाइम लिमिट है ये ध्यान रखना, टाइम लिमिट द रिटर्न ऑफ सितंबर मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर और रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 16(4) shall not apply to a claim for reavailing of any credit that has been reversed earlier। तो गाइस वो तो टाइम लिमिट है क्रेडिट अवेल करने के लिए, वो ऐसे केस में अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे आपका कोई क्रेडिट जो है वो रिवर्स हुआ है और बाद में आप उसको फिर से क्लेम कर रहे हो, ठीक है। यस, नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 गाइस अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट की बात करता है और उसके अलावा ब्लॉक्ड क्रेडिट की भी बात करता है, ठीक है। अब गाइस ये ब्लॉक क्रेडिट का कंसेप्ट ये है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज है जिसके सेल पर, ठीक है, जिसके सेल पर और जिसके परचेस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है गाइस। उसमें आपने जो भी जीएसटी पे किया है उसका आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलता है। ऐसे केसेस होते हैं जो कि ब्लॉक्ड क्रेडिट के हेड में बताए जाते हैं। देखते हैं हम लोग सेक्शन 17(1). When input supplies are used partly for business and partly for other purpose। देखिए गाइस क्या हुआ, आपने देखिए हमने पहले ही पढ़ा था, सेक्शन नंबर 16(1) में ही पढ़ा था कि आपको क्रेडिट तब मिलेगा जब आप अपना इनपुट जो है वो बिज़नेस के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन कोई केस ऐसा हो सकता है ना कि आधा इनपुट बिज़नेस के लिए हो और आधा इनपुट अदर पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ हो, तो उस केस में गाइस आपको अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। सो सेक्शन 17(1), when input supplies are used partly for business and partly for other purpose, ITC shall be restricted to so much of credit as is attributable to the purpose of his business। तो गाइस ITC भी आप उतना ही लेंगे जितने गुड्स आपने बिजनेस के लिए यूज़ किए, ठीक है, प्रोपोर्शन वाइज। नाउ सेक्शन 17(2) says when input supplies are used partly for taxable supplies इंक्लूडिंग जीरो रेटेड। अब जीरो रेटेड क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, जीरो रेटेड है एक्सपोर्ट गुड्स और दूसरा जो हमने SEZ डेवलपर या यूनिट को सप्लाई किया हो, ओके। सो सेक्शन 17(2) सेज व्हेन इनपुट सप्लाईज आर यूज्ड पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज इट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द टैक्सेबल सप्लाईज। तो गाइस जीरो रेटेड जो गुड्स है, ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाईज है, उसके ऊपर का जो उसमें जो आपने गुड्स यूज़ किए हैं, इनपुट्स यूज़ किए, उसका क्रेडिट अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज है उसके लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 17(3) द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर सेक्शन 17(2) शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल इंक्लूड सप्लाईज ऑन विच द रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर RCM। तो गाइज वो RCM भी एग्जेम्प्ट सप्लाईज में आ जाएगा। उसके अलावा ट्रांजेक्शन्स इन सिक्योरिटीज़, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2(5)(b), ओके। नेक्स्ट ये शेड्यूल 2 की बात हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए मैं वापस से उसमें अभी नहीं जा सकता, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा गाइस, ठीक है, लेकिन मैंने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। सेक्शन 17(4) A bank, financial institution, NBFC engaged in accepting deposits, extending loans or advances shall have the option to either comply with 17(2), okay, or avail every month। अब यहाँ पे गाइस स्पेशली बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, ठीक है, जो लोग की डिपॉजिट्स लेना या लोन देना ऐसे काम करते हैं, उनके पास एक ऑप्शन है कि एक तो वो लोग 17(2) जो है कंप्लाई करें, मतलब वो लोग हर एक उनका जो इनपुट है उसको डिवाइड करते बैठे कि कौन सा एग्जाम के लिए है और कौन सा टैक्सेबल के लिए है, या फिर उन्हें ऑप्शन दिया है कि वो लोग क्या करेंगे, एवरी मंथ 50% ऑफ एलिजिबल ITC और इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज एंड रेस्ट शैल लेफ्ट। तो उनको बोला है कि आपको हम ऑप्शन देते हैं, आप क्या करो
50-50% यानी 50% आप क्लेम करो और 50% लैप्स करा लो, तो आपको कुछ टेंशन ही नहीं डिफरेंट डिवाइड करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपको वो ऑप्शन 17(2) फॉलो करना ही है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, लेकिन ये ऑफ़र है सिर्फ बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC के लिए। यस, उसके अलावा गाइस कुछ इंपॉर्टेंट नोट, द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैनॉट बी विदड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फिनेंशियल ईयर। एक बार आपने ये ऑप्शन लिया तो फिर पूरा साल आपको वही ऑप्शन से चलना पड़ेगा। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% शैल नॉट अप्लाई टू टैक्स पेड ऑन सप्लाईज पेड बाय वन RD पर्सन टू अनदर RD पर्सन हैविंग सेम पैन। तो गाइस ये जो 50% का जो रिस्ट्रिक्शन है ये अपनी ही दूसरी एंटिटी को सप्लाई करने पे नहीं लगेगा। ठीक है, जो सेम पैन में डिफरेंट GST नंबर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी एक पर्सन की अलग अलग स्टेट में अलग अलग एंटिटीज़ है, अलग अलग कंपनीज है, पैन नंबर सेम है लेकिन GST नंबर्स अलग अलग है, तो ऐसे केस में वो जो क्रेडिट रहेगा वो तो पूरा मिल ही जाएगा। ठीक है, वो 50% नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 17(5), इग्नोरिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16(1) एंड 18(1), ITC शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब गाइस जो मैंने ब्लॉक्ड क्रेडिट का कंसेप्ट आपको बताया था ना अभी, वो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। ब्लॉक्ड क्रेडिट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्रेडिट अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करता हूँ।